हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एग्जाम स्पेशल वीडियो की सीरीज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बिहार सरकार के द्वारा 12वीं क्लास के एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर तैयार किया गया ना, उस मॉडल पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, उसी लॉन्ग क्वेश्चन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने जितना आंसर में बात हो सकता है वो संपूर्ण बात इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आपको एग्जाम देना है, मैंने लिख दिया है। केवल समझा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए, समझ लीजिए और 5 नंबर के लिए रिलैक्स हो जाइए यदि एग्जाम में आता है तो। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो दोस्त, कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। पहला पॉइंट याद रखिए, एकदम पॉइंट वाइज, कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। पॉइंट नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें अल्डिहाइड अथवा कीटोन ग्रुप होता है। बात समझ में आई। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। दूसरा पॉइंट हो गया कि इसमें अल्डिहाइड अथवा कीटोन ग्रुप मौजूद रहता है। तीसरा, इसमें ये पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, मतलब कि जो OH होता है, हाइड्रोक्सी जिसको कहते हैं, अल्कोहल के जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है उसमें OH की संख्या 2 या 2 से ज्यादा होता है। तो ये तीसरा पॉइंट भी याद हो गया आपको कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड और कीटोन होता है। और सबसे मजेदार बात, दो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कम से कम एक कायरल कार्बन होते हैं। कायरल कार्बन दिमाग में है ना, वह कार्बन जिसे 4 अलग अलग परमाणु या परमाणु का समूह जोड़ता है उसको क्या कहते हैं आप, कायरल कार्बन कहते हैं भाई। तो इसमें एक कम से कम कितने कार्बन होते हैं, कायरल एक। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब कि यह ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये 4 बातें हो गई। आपको दिमाग में रखना है कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड अथवा कीटोन होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, या एक ऐसा पदार्थ जिसका जल अपघटन करें तो इन सभी गुण संपन्न, ये सभी गुण वाला एक कंपाउंड प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब ये निकल के आता है आपके लिए कि आपके पास जो है प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड अथवा कीटोन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, या एक ऐसा यौगिक जिसका जल अपघटन कर दें तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड, कीटोन वाला एक यौगिक प्राप्त हो जाए तो उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दोस्त, कार्बोहाइड्रेट के जब वर्गीकरण की बात करने चलते हैं हम लोग, तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कई तरीके से किया जाता है। अगर इसके जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण करें तो ये 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के। लेकिन इसके वर्गीकरण से पहले जानिए कि कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, सैकेराइड भी कहते हैं। इसके स्वाद को लेकर सैकरॉन शब्द से बना है सैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड कहते हैं। और हाइड्रोलिसिस के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के हैं, 3 तरह के। एक का नाम है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। आइए जरा समझते हैं कि क्या है मोनोसैकेराइड। तो दोस्त, आपके पास एक कोई कार्बोहाइड्रेट है और उसका जल अपघटन करें और उससे और सिंपल कोई कार्बोहाइड्रेट प्राप्त न हो, माने जो सबसे सिंपल, सबसे सरल, एकदम सरलतम जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसका फर्दर जल अपघटन न हो सके, उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। और जानते हैं नेचर में लगभग 20 प्रकार के मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। हर एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए नोट में लिखा हुआ देखेंगे यहां पर कि जो प्रकृति में 20 प्रकार के मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके पास जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, राइबोस है, ये सब के सब मोनोसैकेराइड। तो अब आपको बात समझ में आई मोनोसैकेराइड का क्या मतलब हुआ। एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जब जल अपघटन करें तो और सिंपल और सरल, और उससे समझिए कि क्या बोलते हैं उसको, और सरलतम कार्बोहाइड्रेट आपको प्राप्त न हो तो उसको कहते हैं आप मोनोसैकेराइड। और लगभग 20 प्रकार के नेचर में मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, राइबोस है। पॉइंट नंबर 2, दूसरे को कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड दोस्त, ओलिगोसैकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका जब जल अपघटन करेंगे तो 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड इकाई प्राप्त हो जाए। 2 से लेकर, आप समझ रहे हैं ना, ओलिगोसैकेराइड माने एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका, या ऐसा पदार्थ कहिए जिसका जब जल अपघटन करें तो 2 से 10 तक
जो मोनोसेक्राइड इकाई हैं जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज, उसी तरह के 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड अगर इकाई प्राप्त हो जाता है तो उसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। इसका मतलब कि ओलिगोसेक्राइड को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं डाइसेक्राइड में। डाइसेक्राइड कब? जब आप जल अपघटित करें और 2 गो मोनोसेक्राइड पर डाइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड का मतलब जब जल अपघटित करें और 3 गो अगर प्राप्त हो जाए मोनोसेक्राइड तो ट्राइसेक्राइड। टेट्रासेक्राइड का मतलब जब 4 गो आप जल अपघटित करें पदार्थ को, कार्बोहाइड्रेट है, जल अपघटित किए और 4 गो इधर आपको प्राप्त हो गया क्या चीज? मोनोसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। पेंटासेक्राइड का मतलब जब जल अपघटित करें और 5 गो मोनोसेक्राइड प्राप्त हो जाए, हेक्सासेराइड। समझ रहे हैं ना? इसी तरह से अब जरा देखिए, एक यहाँ नोटवर्थी पॉइंट है। जैसे आपके पास डाइसेक्राइड है, तो डाइसेक्राइड का मतलब एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन से 2 मोनोसेक्राइड इकाई प्राप्त होते हैं। दोस्त यहां पर जो याद रखना और समझना है कि जो दोनों मोनोसेक्राइड हैं वो समान हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ट्राइसेक्राइड का क्या मतलब? जिसके जल अपघटन से 3 मोनोसेक्राइड इकाई प्राप्त है, तो तीनों समान हो सकते हैं अथवा तीनों अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां सबका एक एक एग्जाम्पल हमने लिखा, जैसे डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड। जैसे सुक्रोज है, तो जब सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं, सुक्रोज एक डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। दोस्त एग्जाम्पल याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। हमने देखिए डाइसेक्राइड का, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड का एग्जाम्पल लिख दिया हुआ। जैसे डाइसेक्राइड के लिए सुक्रोज है, माल्टोस है, लैक्टोज है, उसी तरह से ट्राइसेक्राइड के लिए रैप्सिनोस है और टेट्रासेक्राइड के लिए लिखा हुआ है स्टाइक्रोज है। इस तरह से जो है आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है। खास करके डाइसेक्राइड भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो सुक्रोज है वो किस तरह के मोनोसेक्राइड है, सॉरी किस तरह के कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन हम आपको कुछ और बात बताना चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जरा देखिए, सुक्रोज डाइसेक्राइड है। जब सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं ना, तो 2 मोनोसेक्राइड इकाई प्राप्त होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो देखिए दोनों डिफरेंट हुआ कि नहीं? तो वही मैं बता रहा हूं कि जब आप डाइसेक्राइड, टेट्रा किसी का भी जल अपघटन करेंगे तो जो मोनोसेक्राइड इकाई प्राप्त होगा वो समान भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे माल्टोस है, तो इससे जो 2 मोनोसेक्राइड इकाई प्राप्त होते हैं दोनों समान होते हैं। उसके बाद आइए पॉलीसेक्राइड। तो जाहिर सा हो गया कि मोनोसेक्राइड जिसका फर्दर जल अपघटन न हो सके। ओलिगोसेक्राइड में 2 से 10 गो मोनोसेक्राइड इकाई प्राप्त हो। अगर 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड इकाई प्राप्त हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। माने वह कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेक्राइड इकाई प्राप्त होता है उसको कहा जाता है पॉलीसेक्राइड। उदाहरण के लिए स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सब जो है आपके पॉलीसेक्राइड के उदाहरण हैं। अब आइए, अब अगर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण स्वाद के आधार पर कर दें, दोस्त याद रखिएगा आपके 5 नंबर के क्वेश्चन का ये हिस्सा है। अगर कार्बोहाइड्रेट को स्वाद के आधार पर वर्गीकरण कर दें, जानते हैं कार्बोहाइड्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको एक टॉपिक के रूप में पढ़े ना तो इसकी शुरुआत में बहुत सारी बातें हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो पुराना डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्यों असफल हो गया, वो उसमें कमियां क्या रह गई, इस तरह से बहुत सारी चीजें, उसके बाद चल के ये आता है। तो स्वाद के आधार पर जब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं तो बांटते इसको 2 हिस्सों में, शुगर और नॉन शुगर। शुगर का मतलब हो गया कि वह कार्बोहाइड्रेट जिसका स्वाद मीठा हो। एक बार फिर से बोल दें, इसको तो दोबारा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वह कार्बोहाइड्रेट जिसका स्वाद मीठा होगा वो क्या कहलाएगा? शुगर कहलाएगा। तो जाहिर से नॉन शुगर का क्या मतलब होगा? जिसका स्वाद मीठा ना हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि जितने भी मोनोसेक्राइड हैं और ओलिगोसेक्राइड हैं सबके स्वाद मीठे होते हैं। तो जब सबके स्वाद मीठा होगा तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वो तो शुगर कहलाएगा ना, उसको आप शुगर बोलेंगे। और उसके बाद जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो स्वाद में मीठे नहीं होते। जैसे आपके यहाँ पर लिखा है स्टार्च है, सेलुलोस है, तो सेलुलोस कभी भी आप समझ रहे हैं ना, रफे जुगरा जैसे पेड़ पत्तों के जो सेलवाल जो बने होते हैं जनरल सेलुलोस से बने होते हैं, तो कब आपको स्वाद में मीठा लगा? तो इस तरह से जिनका स्वाद मीठा न हो वो आपको क्या कहलाएगा? तो नॉन शुगर कहलाएगा, और जिसका स्वाद मीठा हो जाए वो कहलाएगा शुगर। अब आइए नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट को पुनः वर्गीकृत करते हैं और इस बार उसके केमिकल बिहेवियर के आधार पर करते हैं, रासायनिक जो गुण है उसके आधार पर करते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, केमिकल बिहेवियर, रासायनिक गुण।
के आधार पर। तो जब रासायनिक गुण के आधार पर वर्गीकरण करते हैं दोस्त, तो आपका हो जाता है रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट और नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, यह आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल इसी टॉपिक के लिए नहीं, दूसरे जगह का भी मैं आपको यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण 2 नंबर के क्वेश्चन सजेस्ट करने वाला हूँ दोस्त। आपको याद रखना टॉलेंस रिएजेंट। आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉलेंस रिएजेंट क्या है। आप सुनने में क्या कह रहा हूं, टॉलेंस अभिकर्मक क्या है, अपने आप में 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। उसी तरह से क्वेश्चन है अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, जो अमोनियाकल जो होता है उसी तरह से होता है फेहलिंग विलयन। ये भी एक 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है कि फेहलिंग विलयन क्या है। तो दोस्त जो कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस रिएजेंट और फेहलिंग विलयन को रिड्यूस कर दे, अपचयित कर दे, उसको अपचयी शुगर या अपचयी शर्करा या रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आप समझ रहे हैं, आपको कोई कार्बोहाइड्रेट दिया गया और वह एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो टॉलेंस रिएजेंट, अब हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे डिटेल में, टॉलेंस रिएजेंट क्या है, फेलिंग सोल्यूशन क्या है, इसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ भी है। तो जो टॉलेंस रिएजेंट है, फेलिंग विलयन है, अगर उसको रिड्यूस कर दे कोई कार्बोहाइड्रेट तो उसका नाम होगा रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। अगर आपके पास कोई कार्बोहाइड्रेट है और वो टॉलेंस जो रिएजेंट है, फेलिंग सोल्यूशन है, उसको रिड्यूस ना कर पाए, उसको रिड्यूस करने में सक्षम नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो मोनोसेक्राइड होते हैं ना, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, कितने मोनोसेक्राइड हैं भूल गए क्या? अरे लिखा है यार दोस्त, यहाँ पर देखो, ये 20 प्रकार के जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं। आप ये क्यों समझ रहे हैं, मैंने आपकी व्यवस्था करने की कोशिश किया है, इसको मैंने डिफरेंट कलर दिया है ताकि आपको याद रख सके। तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना, वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकल के आया कि मोनोसेक्राइड टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, अपचयित कर सकता है। और मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल आपने अभी देखा यहां पर कि ग्लूकोज है। तो इसका मतलब कि ग्लूकोज हुआ, फ्रुक्टोज हुआ, राइबोज हुआ, ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग, देखिए कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और आपको बातें याद रहेगी। तो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देता है। तो दोस्त इस तरह से आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वर्गीकरण क्या है, उसको वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण हमने 3 तरीके से किया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। पहला जो वर्गीकरण है वो कार्बोहाइड्रेट का ये है, उसके बाद दूसरा वर्गीकरण है कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर लिखा हुआ है, और तीसरा जो वर्गीकरण है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस 3 तरह से कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया गया है। हमने इस वीडियो को एक लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाया है, नहीं तो बातें तो और भी बहुत सारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए लाभदायक होगा और अपना एग्जाम की तैयारी के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए इसको तैयार कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।